नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी शिक्षा पे आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड एलटी की जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए मैंने ये सीरीज चलाई हुई है। तो उनके लिए तो सीरियल वाइज देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप इससे पहले वाली वीडियो देख लें, समझ लें, तभी आगे बढ़ें। तो जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो बच्चे मेरे चैनल को देखते हैं, तो मैं पहले भी आपको बताया था, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें। तो मैं रोज़ की एक वीडियो लाऊंगी और सिलेबस को फटाफट जल्दी से कंप्लीट आपको करा दूंगी। का सबसे प्रमाणिक मैंने बताया था, काल विभाजन किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामांकरण किया। दोहरा यानी दो प्रकार का नामांकरण किया था। तो सबसे पहले उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम भी दिया, और जिसका समय सीमा थी 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी संवत, और ईस्वी सन में था 1000 से लेकर 1350 ईस्वी सन। ऐसे ही पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1375 से लेकर 1700, और ईस्वी सन में 1350 से लेकर 1650। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल जो 1719 से लेकर 1900 तक, और ईस्वी सन में 1650 से 1850। अब हमने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल यानी वीरगाथा काल, भक्ति काल और रीतिकाल को कंप्लीट कर दिया है। अब है आधुनिक काल, जिसको गद्य काल नाम भी दिया गया है, जिसकी समय सीमा है 1900 से लेकर 1984 भी कह सकते हैं, अब तक भी कह सकते हैं, 1900 से लेकर अब तक, या 1900 से लेकर 1984। तो ईस्वी सन में 1850 से लेकर अब तक मानी जाती है। तो हमने देख लिया आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल को कंप्लीट कर लिया है। इसलिए जिन्होंने अब तक की ये वीडियो नहीं देखी है, पहले उसको देख लें, तभी अगली वीडियो पर आपके समझ में आएगा। तो आज हम शुरू करेंगे आधुनिक काल, जिसका नाम दिया गया है गद्य काल। अब ये देख लो, आधुनिक काल 1900 से लेकर 1980 विक्रमी संवत, सन में 1843 से लेकर 1923 तक। इसको गद्य काल नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने, वर्तमान काल नाम दिया मिश्र बंधुओं ने, आधुनिक काल नाम दिया राम कुमार वर्मा ने भी, और गणपत चंद्र गुप्त ने भी इसको आधुनिक काल नाम दिया। अब सबसे पहले में हम ये समझ लेते हैं कि आधुनिक काल को कई उप विभागों में, सबसे जो समझने लायक बात है, तो आधुनिक काल को कई उप विभागों में, एक तो आधुनिक काल है, और आधुनिक काल को भी अलग अलग कालों में विभाजित किया गया है। तो कैसे, सबसे पहले ये समझ लें, डॉक्टर नगेंद्र ने इसको अलग अलग कालों में विभक्त किया है। तो इन्होंने पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंद्र युग भी कहा जाता है, भारतेंद्र युग को ही पुनर्जागरण काल कहा जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे भारतेंद्र युग नहीं बल्कि पुनर्जागरण काल पूछा जाएगा, तो इस प्रकार से इसको अच्छे से याद कर लेना। तो 1857 ये ईस्वी सन में होगा, 1857 से लेकर के 1900 तक। फिर जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल कहा जाता है द्विवेदी युग को, इसी को द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं। ये 1900 से लेकर 1918 तक इसकी समय सीमा, और तब आया जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग के बाद आया छायावादी युग। छायावादी युग 1918 से लेकर के, कहीं कहीं 1918 लिखा होता है और कहीं कहीं 1920 भी लिखा होता है। तो ऑप्शन में आपने देखना है, 18 होगा तो 18 सही होगा, 1920 होगा तो 1920 ही आपको सही करना है। इसमें दो कहीं कंफ्यूजन है, तो 1918 से 1938 लिखा होगा, ये भी सही है, और अगर 36 लिखा होगा तो ये भी सही है। इसलिए मैंने दोनों चीजें इसमें इंक्लूड की हुई हैं, तो इसको अच्छे से आप समझ जाएं। और छायावादी युग के बाद जो काल आया, वो छायावादोत्तर काल, यानी छायावाद के बाद का काल। अब इसको भी अलग अलग काल खंडों में विभक्त किया गया है। पहले भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। और छायावादी युग के बाद छायावादोत्तर, उसके बाद का जो युग आया उसमें एक है प्रगतिवाद, 1936 या 1938, दोनों मैंने बताया ना, जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो सही होगा। तो अगर 38 दिया होगा तो 38 सही होगा, और 36 दिया होगा तो 36 ही सही माना जाएगा। प्रगतिवादी 1938 से लेकर के 1943। फिर प्रगतिवाद के बाद आया प्रयोगवाद 1943 से लेकर 1953। नवलेखन 1953 से, नवलेखन भी या नई कविता भी इसी को बोलते हैं।
अब इसमें मेन समझने लायक बात यह है कि जो ये पूछा जाता है ना प्रगतिवादी प्रयोगवादी, तो जो ये काल विभाजन किया जाता है तो सबसे कंफ्यूजन का यही है कि छायावाद के बाद पहले प्रगतिवाद आता है या प्रयोगवाद आता है। तो ये क्वेश्चन कई बारी पूछा गया है इस प्रकार से, तो इसको लाइन वाइज आप याद कर देना। भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, लंब लेखन और नई कविता। इसके बीच में एक काल आया जिसको हालावादी युग भी कहा जाता है, जो छायावाद और प्रगतिवाद के बीच में आए थे, जिसमें हरिवंश राय बच्चन की जो कविताएं, जो हरिवंश राय बच्चन की जो रचनाएं शामिल की गई थी, ये छायावाद और प्रगतिवाद के बीच का काल माना जाता है। तो ये चीजें मेन समझने लायक हैं, इनको अच्छे से लाइन वाइज। छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद आएगा प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के बाद आएगा नए लेखन और उसके बाद नई कविता। इस प्रकार से इनको याद कर देना। इस प्रकार से ये अच्छे से, या तो इसका साथ साथ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, भी करते जाओ। अब इसको डिटेल में समझेंगे तो आधुनिक काल जो 1900 से लेकर 1980 या अब तक भी कह सकते हो आप, इसको माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के चतुर्थ कालखंड को, जो चौथा कालखंड है, इसको गद्य की प्रमुखता के कारण गद्य काल नाम दिया। इसको क्यों गद्यकाल, कालखंड को गद्यकाल की प्रमुखता के कारण गद्यकाल नाम दिया? क्यों इसको गद्यकाल भी कहा इन्होंने? क्योंकि जब ये गाथा काल था या भक्ति काल था या रीति काल था, रीति काल तक केवल पद्य रचनाएं, काव्य रचनाएं ही होती थी। इस बात को अच्छे से समझ जाए कि रीति काल तक जितनी भी रचनाएं हुई, चाहे भक्ति काल हुआ, चाहे इसमें रीति काल हुआ, चाहे आपका वीरगाथा काल हुआ, तो इसमें केवल और केवल काव्य रचनाएं हुई। यानी जितनी भी रचनाएं हुई उनमें कविताओं के माध्यम से ही रचनाएं हुई। गद्य रचनाएं, कहानी, रेखाचित्र, रिपोर्टर या उपन्यास वगैरह इस ऐसे कुछ भी नहीं लिखा गया। अगर लिखा भी गया है तो वो कविताओं के ही माध्यम से लिखा गया है। तो इस जो गद्य की शुरुआत हुई, जो गद्य की शुरुआत हुई वो इस कालखंड में हुई, इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्य काल नाम दिया। इसकी समय सीमा संवत 1900 से लेकर 1980 अर्थात सन में 1843 से 1923 स्वीकार की गई है। आधुनिक काल के नाम मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या नाम इन्होंने दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड का नाम गद्य काल रखा, क्योंकि इसमें गद्य की प्रधानता परिलक्षित हो रही है। क्योंकि गद्य का मैंने बोला कि शुरुआत इसी काल में हुई। अब गद्य की शुरुआत किस रचना से हुई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम गद्य रचना विठल नाथ जी वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे। वल्लभाचार्य कौन थे? जो सूरदास के गुरु माने जाते थे, वल्लभाचार्य, और उन्हीं के पुत्र थे विठल नाथ जी। वैसे तो भक्ति काल में इन्होंने श्रृंगार रस मंडन नामक रचना की थी, जो ब्रज भाषा गद्य में की गई थी, लेकिन उसकी भाषा ब्रज भाषा थी, लेकिन वो एक गद्य रचना है। कौन? श्रृंगार रस मंडन, जो विठल नाथ जी की रचना है। और विठल नाथ जी वल्लभाचार्य के पुत्र थे। सर्वप्रथम गद्य रचना, अगर सर्वप्रथम गद्य रचना पूछी गई तो वो श्रृंगार रस मंडन थी और वो ब्रज भाषा में लिखी गई थी। अब उसके बाद जो वार्ता साहित्य आया, वार्ता साहित्य की रचना गद्य में हुई थी, जिसमें 84 वैष्णव की वार्ता जो गोकुलनाथ ने लिखी, 200 वैष्णव की वार्ता जो विठल नाथ जी के पुत्र, विठल नाथ जी के वल्लभाचार्य जी के पौत्र, विठल नाथ जी के पुत्र और वल्लभाचार्य जी के पौत्र ने इनकी रचना की थी। ये थी 84 वैष्णव की वार्ता, वल्लभाचार्य के शिष्यों, और 252 वैष्णव की वार्ता विठल नाथ जी के शिष्यों का जीवित उदाहरण है। जो 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ जी ने की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत है वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विठल नाथ
जी वल्लभाचार्य जी के पुत्र से जो गोसाई विठलनाथ जी ने सिंगारस मंडल नामक रचना ब्रजभाषा में लिखी थी। इसके उपरांत वार्ता साहित्य की रचना हुई। यद्यपि अब तक शताधिक वार्ता ग्रंथ प्राप्त हो चुके हैं, परंतु महत्वपूर्ण दो हैं, 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता। अब जो 84 वैष्णव की वार्ता है ये 17वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखी गई थी, जबकि 200 वैष्णव की वार्ता औरंगजेब के काल में लिखी गई थी। अब इसके पश्चात जो गद्य रचना हुई वो नाभादास द्वारा रचित अष्टायाम नाभादास, जो 1603 में पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में है, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो सिंगार रस मंडन लिखा था गोसाई विठलनाथ ने, और 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ ने, 200 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ ने लिखी थी। 84 वैष्णव की वार्ता थी, इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। वल्लभाचार्य के शिष्यों में सूरदास भी आते हैं, रैदास भी इसमें आते हैं। इनका वर्णन है 84 वैष्णव की वार्ता, जो ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई थी। अब जो 200 वैष्णव की वार्ता थी ये गोकुलनाथ ने लिखी। गोकुलनाथ भी विठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र हैं, और विठलनाथ के पुत्र हैं गोकुलनाथ, यानी वल्लभाचार्य के जो पौत्र थे गोकुलनाथ, उन्होंने लिखी थी 200 वैष्णव की वार्ता। अब ये इसमें सबसे पहले तो सिंगारस मंडन गद्य रचना है, और इसके बाद 200 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, ये गद्य रचनाएं हुई हैं। लेकिन ये सारी जितनी भी अभी तक की जो गद्य रचनाएं हैं ये ब्रज भाषा में हुई हैं। जो हिंदी में जो साहित्य गद्य रचना हुई वो भारतेंदु युग से इसकी शुरुआत हुई है। ये आगे हम एक एक करके आपको बताएंगे। अब देखो 84 वैष्णव की वार्ता मैंने बता दिया गोकुलनाथ ने लिखी थी। गोकुलनाथ कौन थे? विठलनाथ के पुत्र थे और वल्लभाचार्य के पौत्र थे। 200 वैष्णव की वार्ता भी इन्होंने लिखी थी। 200 वैष्णव की वार्ता औरंगजेब के काल में लिखी गई थी, और इसके बाद जो गद्य रचना हुई चौथे नंबर पे वो हुई नाभादास द्वारा रचित अष्टायाम पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में है, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। ये मैंने आपको बता दिया। अब जो खड़ी बोली में जो गद्य रचनाएं हुई, सबसे पहले, अब अगर पूछा जाता है ना खड़ी बोली की गद्य रचनाएं, तो वो सबसे पहले हुई चंद छंद बर्मन की महिमा, जो गंग कवि द्वारा लिखी गई थी। चंद छंद बर्मन की महिमा जो गंग कवि द्वारा लिखी गई थी। फिर दूसरी हुई भाषा योग वशिष्ठ, जो राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखी गई। और फिर पद्म पुराण का भाषा अनुवाद, जो पद्म पुराण है उसका भाषा अनुवाद लिखा पंडित दौलत राम ने। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चनों में, इस प्रकार से इनको साथ साथ याद भी रखते जाना, या तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाना। अब अगला है सुख सागर। चौथे नंबर पे जो रचना हुई खड़ी बोली की, जो गद्य में लिखी गई। अभी तक आप समझ रहे हो ना बात को, कि जो पद्य रचना थी, जो काव्य रचना थी, जो भक्ति काल से लेकर के आपके रीति काल तक जितनी भी रचना हुई वो काव्य यानी कविता के माध्यम से लिखी गई थी। गद्य की शुरुआत वैसे तो भक्ति काल में हुई, लेकिन वो भक्ति काल में जो गद्य रचनाएं लिखी गई थी वो सारी ब्रज भाषा में लिखी गई थी। अब जो खड़ी बोली की हिंदी की जो रचनाएं हुई, जो चाहे कहानी हुई, उपन्यास हुई, जितनी भी रचनाएं हुई, रेखाचित्र, पोर्ता, जितनी भी आती हैं वो एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन वो हुई थी आपकी सबसे पहले थी खड़ी बोली की प्राइमरी रचना चंद छंद बर्मन की महिमा, जो गंग कवि द्वारा लिखी गई। भाषा योग 62 दूसरे नंबर पे, राम प्रसाद निरंजनी। पद्म पुराण का भाषा अनुवाद पंडित दौलताराम। और फिर तीसरे नंबर सुख सागर 1818 में मुंशी सदा सुखलाल, इनको नियाज भी कहा जाता था। मुंशी सदा सुखलाल का ही नाम नियाज भी था। तो कहीं सुख सागर और नियाज लिखा होगा तो आप ये कंफ्यूज मत करना कि सुख सागर तो मुंशी सदा सुखलाल का है तो नियाज क्यों लिखा हुआ गया है। प्रेम सागर 1800 में लल्लूलाल द्वारा, नासकेतोपाख्यानम 1800 में सदल मिश्र द्वारा, और रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खान द्वारा लिखी गई थी।
प्रेम सागर लल्लू जो प्रेम सागर लल्लूलाल कृत में भगवत के 10वें स्कंद की कथा वर्णित है। ये एक गद्य रचना है, गद्य माने कहानी के माध्यम से लिखी गई है प्रेम सागर। इसमें भगवत के 10वें स्कंद की कथा है। लल्लूलाल ने बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका भी लिखी थी। अब पहले मुख्य मुख्य बातें समझ जाएं जो पेपर में आने लायक है, फिर डिटेल में मैं इसको एक एक करके आपको बताऊंगी। लल्लूलाल और सदल मिश्र, जो लल्लूलाल और सदल मिश्र जिन्होंने नास्कितोपाख्यान लिखा था, और लल्लूलाल जिन्होंने प्रेम सागर लिखा था। प्रेम सागर मैंने आपको बता दिया, इसमें भागवत के 10वें स्कंद की कथा है। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एज ए टीचर काम करते थे। तो मुंशी सदा शुक्ला नियाज सुख सागर दिल्ली के रहने वाले थे। अब भारतीय गद्य का सूत्रपात वैसे 1800 के आसपास माना जाता है। भारतीय गद्य का सूत्रपात 1800 के आसपास माना जाता है। तो 1800 यानी भारतीय युग के आसपास ही इसको माना जाता है। अब गद्य लिखने की परिपाटी का जो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये गद्य लिखने की जो परिपाटी का सम्यक प्रचार न होने के कारण ब्रजभाषा गद्य का पूरा विकास न हुआ। तो जो गद्य रचनाएं जो श्रृंगारस मंटन हो गया, 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता जो लिखी गई या अष्टायाम लिखा गया, इसके बाद अगहन माहित्यम लिखा गया, बैसाख माहित्यम वैकुंठ शुक्ल द्वारा लिखा गया, बेताल पच्चीसी था जो सूरत मिश्र द्वारा लिखा गया, आयने अकबरी की भाषा वचनिका लाला हीरालाल द्वारा लिखी गई। ये इससे पहले जो ये लिखे गए ब्रज भाषा में, तो इनका मतलब ब्रज भाषा में ये गद्य तो लिखे गए, लेकिन इनका इतनी अच्छी तरह से प्रचार प्रसार नहीं हुआ। तो ये इस प्रकार से, क्योंकि वार्ता ग्रंथों में उनका परिष्कृत और सुव्यवस्थित रूप उपलब्ध होता था, किंतु आगे चलकर काव्य की टीकाएं इस पे अच्छे से नहीं लिखी गई। तो जानकी प्रसाद द्वारा रचित रामचंद्र रेखा टीका की भाषा की असक्त अव्यवस्थित थी। खड़ी बोली गद्य की महत्वपूर्ण पुस्तक मैंने ये आपको बता दिया। खड़ी बोली गद्य की सबसे पहली चंद बर्मन की महिमा थी, और इसकी रचना सम्राट अकबर के समय में हुई थी। जो चंद बर्मन की महिमा थी, इसकी रचना अकबर के शासनकाल में हुई थी। और जो भाषा योग वासिष्ठ, जो मैंने आपको बताया भाषा योग वासिष्ठ था, दूसरे नंबर पे जो खड़ी बोली की रचना भाषा योग वासिष्ठ थी। तो ये रचना साफ सुथरी खड़ी बोली में किसके द्वारा लिखी गई थी? राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखी गई थी। राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वैशिष्ट नाम का गद्य ग्रंथ साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा था। और राम प्रसाद निरंजनी पटियाला दरबार के थे। रामचंद्र शुक्ल ने राम प्रसाद निरंजनी को ही प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना था। अगर प्रथम गद्य लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना था? अगर पूछा गया रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम गद्य लेखक माना, तो इन्होंने राम प्रसाद निरंजनी को माना था। किस पे? भाषा योग वासिष्ठ लिखने पे। वैसे तो चंद बर्मन की महिमा है, लेकिन ये इतनी मतलब इसमें अव्यवस्थित लिखी गई होगी, इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने भाषा योग वासिष्ठ को प्रथम गद्य रचना माना, या राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम गद्य लेखक माना था। अब ये गद्य रचना रानीखेत की कहानी को भी मानते हैं। इस साल खां की जो रानीखेत की कहानी थी, लेकिन इससे पहले रानीखेत की कहानी से पहले तो सुख सागर 1818 में लिखा गया था। तो प्रेम सागर लिखा गया था, नास्कितोपाख्यान लिखा गया था, इसलिए इसको सही मानना इतना उचित। पर ज्यादातर जो गद्य रचनाओं की शुरुआत हुई थी 1800 के आसपास हुई थी, 1800 में हुई थी, ये मान के आप चलो। अगर गद्य रचनाओं की शुरुआत पूछा गया तो 1800 ही लिखेंगे, लेकिन 1800 पहले और फिर सुख सागर तो उसके बाद ही आएगा 1818 में। अब जो भारतीय की कहानी है, जो ये रानीखेत की कहानी है, इसका दूसरा नाम उदयभान चरित्र भी है। कहीं पर उदयभान चरित्र पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से नोट कर देना कि इसको उदयभान चरित्र भी कहा गया है।
उदय भान चरित भी इसी को कहा गया है की रचना 1800 के आसपास की थी। उदय भान चरित भी इसी रानी केतकी की कहानी को ही कहा गया है। 1800 में इसकी रचना हुई थी। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने था ठेठ हिंदी में की गई जो रचना थी रानी केतकी की कहानी। अच्छा, तभी इसको हिंदी गद्य की पहली रचना माना जाता है। हिंदी गद्य की, हिंदी मतलब जो इससे पहले जो रचनाएं हुई इसमें अलग अलग जैसे उर्दू के शब्दों या मिलावटी कोई और भाषा भी रही हो, लेकिन जो रानी केत की कहानी थी जिसको उदयभान चरित भी कहा जाता है, इसमें ठेठ हिंदी भाषा का ही प्रयोग हुआ था। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चारों लेखकों में मुंशी सदा शुक्लाल को विशेष महत्व दिया। मुंशी सदा शुक्लाल को हिंदी गद्य का प्रवर्तन करने वालों में स्थान दिया गया। इन चारों लेखकों का रचना काल मोटे तौर पर 1800 के आसपास माना जाता है, अथवा हिंदी गद्य का सूत्रपात 1800 के आसपास माना जाता है। कौन चारों लेखक? ये चारों लेखक ये मुंशी सदा शुक्लाल, लल्लूलाल, सदर मिश्र और ईसाउल्लाह खां, इन चारों की जितनी भी रचनाएं हुई 1800 के आसपास हुई और सबसे प्रसिद्ध ये हिंदी की रचनाएं मानी जाती हैं। इसीलिए हिंदी गद्य का जो उदय माना जाता है वो 1800 के आसपास ही माना जाता है। अब अगले थे इसमें आते हैं इसी की अगली कड़ी में आते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी उर्दू के इस संघर्ष काल में राजा शिव प्रसाद सितारे और राजा लक्ष्मण सिंह की हिंदी में पक्षपाती बनकर सामने आई। शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर होने से पूर्व राजा शिव प्रसाद सितारे ने काशी से बनारस अखबार निकालना प्रारंभ किया था, जिसकी भाषा उर्दू का पुट था। इसमें तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की जो रचना थी वो थी राजा भोज का सपना, और राजा लक्ष्मण सिंह की जो रचना थी वो ये आगरा के रहने वाले थे। उन्होंने 1861 में आगरा से एक प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला था राजा लक्ष्मण सिंह ने, और इनकी जो रचना अभिज्ञान शकुंतला का इन्होंने हिंदी में विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का एक तो राजा भोज का सपना जो प्रसिद्ध ग्रंथ जो मिलता है, और दूसरा था इनका मानव धर्मसार। जो ये मानव धर्मसार है इसको मैं आगे इसको एक एक करके अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये मानव धर्मसार जो इनकी रचना थी ये कई बार पूछी गई है पेपरों में। तो सबसे पहले ये देख लें भारतीय संस्कृति, फिर इसके बीच में आया भारतीय संस्कृत जागरण का, जिसमें ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 में। जैसे 1800 समाज की स्थापना की केशव चंद्र सेन ने, राम किसान मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद ने, और आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम ब्लैकस्टी ने 1875 न्यूयॉर्क में। आर्य समाज के जो संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था, जो एक गद्य रचना थी। अब मैंने ये आपको पहले बता दिया कि आधुनिक काल को कई उपविभागों में बांटा गया है। तो इसको उपविभाग में बांटने का जो कार्य किया वो काम किया है डॉक्टर नगेंद्र ने। जो ये आधुनिक काल के उपविभाग यानी अलग अलग भागों में बांटा गया है, ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि आधुनिक काल को अलग अलग भागों में बांटा गया तो ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है, ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नहीं है। तो इसको पुनर्जागरण काल भारतेंद्र युग को कहा गया, जो 1857 से लेकर के 1900 तक है। फिर जागरण सुधार काल, जिसको द्विवेदी युग कहा गया, 1900 से लेकर 1918 तक माना गया। छायावादी युग 1918 से लेकर 1938, यानी कहीं कहीं 36 भी है और कहीं कहीं 38 है। फिर छायावादोत्तर काल आया 1900, यही 38 से लेकर 53, जो सारा इसी में बीच में आएगा। अब कैसे छायावादोत्तर काल आया, जिसमें प्रगतिवादी जो 1936 है कहीं और कहीं 38 है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। 1943 प्रयोगवाद 1943 से लेकर 1953, और फिर नवलेखन 1953 से लेकर के
तक जो नए उल्लेखन और उसके बाद नई कविता जो आया बीच में, ये सारा है। अब सबसे पहले आएगा हमारा भारतेंदु युग, जिसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। ये 1857 से लेकर के 1900 तक माना जाता है। भारतेंदु काल 1857 से लेकर 1900 तक, इसी को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। तो भारतेंदु जी सही अर्थों में हिंदी गद्य के जनक कहे जाते हैं। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे वही सही अर्थों में हिंदी गद्य के जनक कहे जाते हैं। वैसे सही अर्थों में जो हिंदी गद्य की शुरुआत हुई थी वो भारतेंदु युग से ही हुई थी, भारतेंदु जी ने ही की थी। तो इससे पहले जो रचनाएं मैंने बताया, वैसे कोई रानी केतकी की कहानी कहीं लिखा होता है और कहीं चंद बर्मन की महिमा से गंगकवि की जो लिखी है उससे कहते हैं भारतेंदु युग की पहली गद्य रचना। लेकिन वैसे मुख्य रूप से इन्हीं को भारतेंदु जी को ही माना जाता है। तो आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग कहा जाता है। आधुनिक काल के जो प्रथम चरण आया तो उसको भारतेंदु युग कहा जाता है। भारतेंदु जी की गद्य की भाषा खड़ी बोली और पद्य की भाषा ब्रज भाषा थी। अब गद्य की भाषा इनकी खड़ी बोली थी और पद्य रचनाएं इन्होंने ब्रज भाषा में की। और रीतिकाल तक केवल ब्रज भाषा ही, रीतिकाल में तो केवल ब्रज भाषा में ही रचनाएं हुई। भक्ति काल में तो अवैदिक और ब्रज भाषा दोनों में रचनाएं हुई, लेकिन रीतिकाल में केवल ब्रज भाषा में रचनाएं हुई थी। अब भारतेंदु मंडन के साहित्यकार, जो भारतेंदु युग के जो अन्य साहित्यकार हुए हैं, भारतेंदु जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखलाया और देश हित एवं समाज हित की भावनाओं का समावेश सर्वप्रथम भारतेंदु जी की साहित्य रचनाओं में हुआ। इस वर्ष के अल्पायु में ही इनको प्राप्त हुई थी, किंतु इतने अल्पकाल में उनका एक मंडन तैयार हो गया था जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र इन्होंने लिखी थी कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज, जो मुख्य है अभी मैं ये बता रही हूँ, जो इनकी पत्रिका थी, पत्रिका इन्होंने लिखी थी। भारतेंदु जी की जो पत्रिका थी तो एक तो थी कवि वचन सुधा, एक हरिश्चंद्र मैगनीज, और फिर थे प्रताप नारायण मिश्र जिन्होंने ब्राह्मण पत्रिका लिखी थी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जिनकी आनंद कादम्बनी थी, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप जिन्होंने लिखा था। तो ये जो इनके जो भारतेंदु मंडल था, इसके जो साहित्य जिन्होंने रचनाएं की थी, इस काल में एक मंडल तैयार किया गया था। तो समझ लो जो भी उस टाइम के जो थे, तो इसमें प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह और बाल कृष्ण भट्ट जो मुख्य रूप से शामिल थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह और बाल कृष्ण भट्ट। भारतेंदु जी के जो प्रथम नाटक था वो बंगला नाटक विद्या सुंदर का हिंदी अनुवाद इन्होंने किया था। बंगला नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया था, जो मैंने आपको बताया 2018 का जो पेपर था उसमें पूछा गया था ये विद्या सुंदर नाटक। नाटकों के रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने भारतीय मंडल के लेखकों ने किया था। और जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय भी किया था। जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा लिखित जो जानकी मंगल नाटक था, इसमें भारतेंदु जी ने अभिनय भी किया था। और उन्होंने जो पहला नाटक लिखा था वो बंगला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी अनुवाद था। हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम परीक्षा गुरु था। लाला श्रीनिवास ने पहला लिखा था परीक्षा गुरु, और फिर इसके उपरांत राधा कृष्ण ने निसाई हिंदू और बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान और 1 सुजान नामक नाटक लिखे थे। अब भारतेंदु युग में गद्य का प्रारंभ
जो भारत ने, इतना तो आपकी समझ में मैं गद्य का प्रारंभ, गद्य का जो शुरुआत हुई थी वो नाटक से हुआ था। भारतेंद्र जी ने बंगला नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया था और पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक में भारतेंद्र जी ने स्वयं अभिनय भी किया था। हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास कृत परीक्षा गुरु था और राधा कृष्ण दास द्वारा निस्साय हिंदू और बालकृष्ण भट्ट, जो बालकृष्ण भट्ट थे, उनका नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान और एक सुजान। अब भारतेंद्र जी के बारे में हम नेक्स्ट अच्छे से, इनके बारे में आज इतना ही बहुत है, इतना आप अच्छे से याद कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके, सबसे पहले जो भारतेंदु काल के जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, उनको एक एक करके उनकी रचनाएं और उनके बारे में पढ़ेंगे। आज तो हमने शॉर्ट में आधुनिक काल की शुरुआत कहाँ से हुई थी, आधुनिक काल के जो क्यों इसको गद्य काल नाम दिया गया और गद्य की शुरुआत किस भाषा में हुई, कहाँ से हुई, ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को। क्या है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, जो 1850 से लेकर के 1885 तक रही। 35 वर्ष की इनकी अल्पायु हुई। इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर यही समझने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी। अब इसको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।